आप अभी सीईटी का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। 200 मार्क्स का सीईटी का एग्जाम है, उसमें आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जेई जैसा नहीं यहाँ पे। सो वी हैव अ टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, टोटल 50 ईच। मीन्स यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स इंटू 50 क्वेश्चन, सो टोटल 100 मार्क्स मैथ्स। यहाँ पे 50 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, इधर भी 50 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच। तो आप अगर देखेंगे 23 लास्ट ईयर का पेपर था, तो एग्जाम की स्ट्रैटेजी आपकी किस तरह से रहेगी, पेपर कैसे फेस करना है। तो आप लोगों को जो डर लग रहा होगा कि लास्ट ईयर सीईटी का पेपर थोड़ा टफ आया था, तो टफ आया था क्योंकि वो जेई लेवल तक गया था, तो उसका एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एनालिसिस हर एक पेपर का दिया है। अभी तक के पेपर बिफोर 23 पेपर कैसे आ रहे थे, ओनली 5 to 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक जेई लेवल गया था। सपोज मैथ्स की स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूं, मैथ्स में कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस। तो डिफिकल्टी लेवल जो है अपने पास इजी, मीडियम एंड हार्ड, इसमें आप देखेंगे अभी तक के सीईटी के पेपर में आउट ऑफ लेते थे बच्चे, या 99 परसेंटाइल ज्यादा लोगों को आ रहा था। उसके पीछे रीजन क्या था कि अभी तक इजी लेवल एंड मीडियम लेवल करके मिला के 40 प्लस क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे। इवन आप देखेंगे तो 45 प्लस तक थे, वो 45, ओनली 4 to 5 क्वेश्चन सिर्फ क्या आ रहे थे, जेई लेवल के आ रहे थे, थोड़े टफ आ रहे थे, ट्विस्टेड थे। उसकी वजह से उतना आपको लगा नहीं कि पेपर उतना टफ है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, 23 में जो पेपर आया उसमें ऐसे भी पेपर आए जहां पे डिफिकल्टी लेवल हार्ड वाला जो क्वेश्चन है जेई लेवल का, वो गया है 15 क्वेश्चन तक आउट ऑफ 50। मीन्स हर एक का पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो उसमें आपको दिख रहा है वहां पे 35 क्वेश्चन जो आपको इजी एंड मीडियम लेवल से आ गए, 35 प्लस। मीन्स यहां पे आपको इस साल का पेपर ऐसा समझो उसी लेवल का आने वाला है 23 का। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सो सपोज वी हैव अ टोटल 50 क्वेश्चंस, तो सीईटी को आप फेस करने जा रहे हैं और आपको परसेंटाइल चाहिए 99 प्लस। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी 99 प्लस के लिए, तो आपको करना है पहली चीज, 3 पार्ट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे इजी क्वेश्चन जो है, जो आपको विद इन सेकंड होते हैं या 1 मिनट के अंदर होते हैं, वो पहले राउंड में यूज करोगे। फर्स्ट राउंड आप जो यूज करोगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप उसको सॉल्व करते जाएंगे, और सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन आपको साइड में लिखते जाना है पेपर पे। एक प्लेन पेपर आपके पास है रफ वर्क के लिए, उस पेपर पे आपको जो सेकंड मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको सेकंड अटेम्प्ट करना है, सेकंड स्लॉट में दोबारा क्वेश्चन आपको रीड नहीं करना है, क्योंकि वी हैव ओनली 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको कवर करने हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। तो सेकंड टाइम क्वेश्चन फिर से रीड नहीं होगा। रीड करने से पहले आप पहले इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपको वो समझो 3 नंबर का क्वेश्चन सेकंड राउंड में लेना है, जिसमें कैलकुलेशन है। कुछ तो आपको लग रहा है उसको 2 मिनट लग सकते हैं, कैलकुलेशंस करना आता है मुझे, बट कैलकुलेशन है, जैसे अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन हमने देखा। तो वैसे क्वेश्चन आप ऐसे नंबरिंग लिखते जाओ, ऐसा समझो इजी वाले आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन मिल गए, मीडियम वाले क्वेश्चन आपको और 15 मिल गए जो आपने इधर नंबर डाल दिए हैं। तो इमीडिएटली वो 15 क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे आप, और बचेंगे आपके पास सिर्फ हार्ड वाले 10 क्वेश्चन। तो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी 10 क्वेश्चंस के लिए, उसमें सबसे अपना कमांड वाला टॉपिक कौन सा है जिसमें हम उसको सॉल्व करके या अलग अलग स्टेप्स यूज करके उसको आंसर लाएंगे। कुछ कॉमन सेंस रहता है, ये 2 ऑप्शंस रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ऐसे आपको इस 10 क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो इस तरह की आपकी एग्जाम की स्ट्रैटेजी रहेगी 90 मिनट्स में, अगर आपको सभी क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो समझ में आया स्ट्रैटेजी कैसे, 1 2 3 ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन 2 बार रीड करते हैं, एक क्वेश्चन हार्ड वाला 3 बार रीड होता है, इतना टाइम ही नहीं अपने पास। मैथ्स का पेपर आपको 100 में से 100 मार्क्स कैसे लेने हैं, तो इसके लिए आपका एग्जाम में पढ़ाई का स्ट्रैटेजी क्या है। सो वी हैव 12th सिलेबस भी अपने पास है, 12th मैथ्स का सिलेबस प्लस 11th का पोर्शन है। इसके 10 टॉपिक है, इसके 15 टॉपिक है, बराबर। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखो अभी आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, जिसमें अपने को पढ़ाई का स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा। देखो जो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें श्योर तुम्हें पता है कुछ भी क्वेश्चन आने तो मैं सॉल्व करने वाला हूं, ऐसे समझो। मैथ्स 2 में थोड़ा आपको ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स 1 में M1 एंड वी हैव अ M2 टॉपिक। मींस इसमें M1 में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं टोटल कंबाइन करके बताता हूं। समझो ऐसे 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक्स हैं जिसको आपको पता है ज्यादा प्रैक्टिस करना है।
बस रोते मत बैठो वो 5 टॉपिक के बीच, ये 10 टॉपिक पे इतना फोकस करो कि 10 के 10 टॉपिक के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। ये 5 टॉपिक है ना, उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है ना, आपका काम क्या है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। स्ट्रैटेजी समझ लो, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसके कम से कम हर दिन 5 सम करने हैं। स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ध्यान दे दो जरा। ये आपके पास जो कुछ 5-6 टॉपिक हैं, हर दिन उसके मिनिमम 5 सम होने चाहिए। सपोज वी हैव 5 टॉपिक्स, M1 एंड M2 मिला के आपके पास कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक हैं, तो 5 टॉपिक से कम 5 MCQ ईच डे अभी करना स्टार्ट करो, जो तुम्हारे पास हार्ड जा रहा है। ये तो आपका कमांड है, आप करते रह रहे, आप उसको बस स्किप करते जाओ। ये हो गया खत्म, लॉजिक हो गया, मैट्रिसेस हो गया खत्म। बट जो ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके 5-5 सम करते जाओ। होता प्रॉब्लम क्या आपका, आप जो डिफिकल्ट टॉपिक है आज ले लिया, समझो डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने आधा घंटा बहुत इंटरेस्ट से किया, ऑर्डर डिग्री फॉर्मेशन, उसके बाद आप ब्रेक हो गए क्योंकि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने। ऐसा जब होता है तो आप डिफिकल्ट टॉपिक को थोड़ा थोड़ा खाते जाओ। पूरा एकदम से डिफिकल्ट टॉपिक एक ही दिन करने में जाओगे, आपका पूरा टाइम जो दिया आपका वो पूरा टाइम वेस्ट होगा। आपका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, अरे मेरा इजी टॉपिक को मैंने 80% टाइम दे रहा हूं, 20% टाइम मैं हर दिन स्प्लिट कर रहा हूं। इसी तरह से 11 के भी पोर्शन को वही करना है, जिससे आपकी आने वाले जो कुछ दिन बचे अपने पढ़ाई के लिए, वो सभी डेज आपकी इफेक्टिवली पढ़ाई होगी। नहीं तो आपने डिफिकल्ट टॉपिक लिया, वो दिन आपका वेस्ट जाने वाला है। तो वैसा करना नहीं है, डिफिकल्ट टॉपिक को थोड़ा थोड़ा लेते जाओ। मीन्स आपके पास समझो 10 टॉपिक आपके सामने हैं जो आपके अभी पेंडिंग है। आपको लग रहा है ये टोटल वी हैव 25 टॉपिक्स। मुझे एक एनालिसिस से लगता है आउट ऑफ 25 टॉपिक्स कम से कम कुछ लोगों को 15 टॉपिक पे कमांड होगा। 10 टॉपिक आपके हो सकते हैं, 10 टॉपिक। तो अभी काम क्या करना है, 10 टॉपिक पे आपको काम करते जाना है। इसका मतलब 10 टॉपिक को डिवाइड करो डेज में, किस टॉपिक को एक दिन ज्यादा देना है, डिफिकल्ट टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करते जाना। ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो देखो एट द एंड आपका आउटपुट डिफिकल्ट टॉपिक का भी बढ़ता जाएगा। सबको स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है, पढ़ाई का अभी कैसे जाना आगे। कमिंग डेज डिफिकल्ट टॉपिक एकदम से नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करो। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इवन 11 का जो सिलेबस एक ही क्वेश्चन है बट वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों की गलती क्या है, 11 के क्वेश्चन, अरे 10 ही आने वाले हैं, 10 में क्या 10 मार्क्स, अरे 10 वही प्रॉब्लम करते हैं पेपर में। परसेंटाइल 99 के ऊपर जाने के लिए यही तकलीफ होती है। इजी है बट किया है नहीं ना, कंडीशनल थ्योरम का स्टेटमेंट ही याद नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो क्या करेगा फिर उधर। एक एक चीज, प्रोबेबिलिटी, सब टॉपिक सिंगल पेज में आपके थ्योरी आने चाहिए। अगर पॉसिबल है 25 टॉपिक 25 पेज पे लाओ, समरी लाओ, 25 पेजेस आप देखते जाओ। आपको देखो लास्ट 2 दिन पहले टेंशन नहीं आएगा, जैसे बोर्ड के टाइम आया होगा कुछ लोगों को। उसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाए थे। तो उसी तरह से मैंने कितने दिन मिस, कितने 30 मिनट्स में मुझे शायद मैंने पूरा मैथ्स 1 और 2 बिठाया उधर शॉर्ट वीडियो में। तो उसी तरह से आपको सीटी के सभी शॉर्टकट्स फॉर्मूले आपके पास पॉसिबल हो तो मैं वीडियो बनाता हूं, बट मुझे लगता है वो सभी शॉर्टकट्स एक जगह चाहिए। एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन द पैराबोला, सामने आना चाहिए फॉर्मूला। एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, सामने आना चाहिए। इतने शॉर्टकट सब चैप्टर की एक जगह चाहिए मुझे। पेपर के दिन में सुबह उठने के बाद सिर्फ वही शॉर्टकट पे ध्यान दे दो। आपके पास 2-3 आवर्स के बाद आपका एग्जाम है, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ओनली शॉर्टकट्स। उस टाइम मुझे सिर्फ शॉर्टकट ही मेरे सामने आने चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं होगा। समझो आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जिसमें उन्होंने 2 ऑप्शन थोड़े क्लोजर दिए हैं आंसर के पास में, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। वी हैव 4 ऑप्शंस, 2.1, 2.3 और बाकी अलग है। क्लोज वाले आंसर वो भी आ सकते हैं, तो गेस ओ वाला होना चाहिए, बराबर। बहुत से इंटीग्रेशन में आंसर 0, 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी लॉजिक लगाओ। तो जब आपको रैंडम में आंसर देना है तो आपके पास कॉमन सेंस लगाने को आना चाहिए। कुछ चीजें ए रेस टू एन है, अलजेब्रा है, ए रेस टू एन, n1 डालो, n2 डालो, इमीडिएटली आ जाएगा। आपको सम पूछा है, बाय ऑप्शन जाना है, बहुत से चीजें बाय ऑप्शन जा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, बाय ऑप्शंस। क्या होता है बाय ऑप्शन से, 2 ऑप्शंस कम होंगे, कम से कम 2 में से तो कुछ तो होगा। तुम्हें पूरा थ्योरी नहीं याद आ रहा है बट 2 ऑप्शन से तो याद आएगा। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है, ठीक है। आपका टारगेट अगर है, समझो अभी आप सीटी का एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसमें आपका टारगेट है 99 प्लस परसेंटाइल। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप अभी तक के सभी PYQ
जितने भी PYQ आपके पास है वो सभी PYQ आप अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और आप मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जो है उसमें 99+ परसेंटाइल भी ला सकते हैं। बस आपको सभी PYQ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से देखना है। मैं सिर्फ सम को नहीं बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरी सम करेंगे। वो सम में पूछे वाले कंसेप्ट जो लोग पेपर सेट करते हैं, जो क्वेश्चंस लाते हैं, उनका एक पैटर्न फिक्स है। तो आपको PYQ से क्वेश्चंस के पैटर्न समझने हैं और PYQ क्वेश्चन बैंक अच्छी तरह से करना, ये पहला स्ट्रैटेजी। सेकंड इज ट्रिकी क्वेश्चन का सेट बना लो। जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है PYQ में, उसका सेट अलग बनाओ, ये किस तरह से ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चंस को, ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है डिफिकल्ट टॉपिक है, उसका सेट अलग पे काम करना है। इससे आपके 100% आ सकते हैं, जिसमें आप इस तरह से स्ट्रैटेजी लगाओगे। अपना CET का क्रैश कोर्स कैसे होता है वो मैं, आपने ऑलरेडी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, बहुत लोग डायरेक्टली क्रैश कोर्स को ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। हर साल हम क्रैश कोर्स में शेड्यूल जो लेते हैं, जैसे अपना सिलेबस जो है आपने देखा, दिवाली के पहले हमने सिलेबस फिनिश किया, उसके बाद अपने बोर्ड के एक रिवीजन फास्ट ट्रैक पे हो गया, एक LMR कोर्स लिया, उसके बाद पेपर के 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी मैं आपके टेंशन के साथ था। उसी तरह से सपोर्ट आपको CET में भी मिलने वाला है। तो किस तरह से हम CET क्रैश कोर्स लेते हैं, तो CET क्रैश कोर्स हम 40 to 50 डेज में हम कवर करते हैं, हर साल जितने हमें टाइम मिलता है। उस CET क्रैश कोर्स में अपना टारगेट रहता है, वी हैव अ टोटल 25 टॉपिक्स। वो 25 टॉपिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 11 का 10 टॉपिक्स है, 12 के 15 टॉपिक्स हैं। 15 टॉपिक्स को हम पर डे इस 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इज जो सिंपल चैप्टर है जो उसको 1 दिन में फिनिश करते हैं। 11 के जो हमारे 10 टॉपिक है वो 10 डेज में हम 20 मार्क्स पे काम करते हैं। बाकी जो अपना 80 मार्क्स का पार्ट है वो 12 का पोर्शन है, उसमें हम ज़्यादा दिन देते हैं। इस तरह से क्रैश कोर्स में हमारा प्लानिंग जो रहता है, वो क्रैश कोर्स में हम ईच एंड एवरी टॉपिक को टच करते हैं। उस इवन PYQ लेते हैं, शॉर्टकट्स ट्रिकी जो क्वेश्चन है उस पर भी हम काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शॉर्टकट्स में हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं बट सोच अपनी अलग चाहिए क्वेश्चन हैंडल करते समय। बाय ऑप्शंस होगा, शॉर्टकट्स होंगे, कुछ फॉर्मूलेज ऐसे रहेंगे जो हम बनाते खुद फॉर्मूले, जैसे आपने देखा है कुछ जगह अपने हमारे पास फॉर्मूले नहीं थे, शॉर्टकट्स के लिए हमने फॉर्मूले बना के रखे। ये सब चीज़ें हम शॉर्टकट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्रैश कोर्स में, जिससे कम समय में आंसर्स कैसे लाए, ये चीज़ें होती हैं। और अपने क्रैश कोर्स में क्या चलता है आप देखेंगे, तो डेली अपना वर्कशीट है जो आप PYQ का, उसमें आपने देखा है कि उसमें हमने स्पेस छोड़ दिया है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए स्पेस छोड़ दिया था, जिससे आपका टाइम से होता है। तो उतना माइक्रो लेवल तक हम काम करते हैं कि 40 to 50 डेज में बच्चों को क्वेश्चन लिखने में भी नहीं टाइम नहीं जाना चाहिए, तो उसका आंसर भी वहाँ पे रहे लिखना है आपको। और वही शीट आपको लास्ट मिनट रिविजन जो है वो सिर्फ PYQ वर्कशीट ही है, बाकी आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। बस उस LMR जो आपका लास्ट मिनट रिवीजन, सिर्फ आपको PYQ देखना है, क्योंकि अभी रेगुलर क्लास में आप PYQ प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कर रहे हैं बाद में, वो ना करके लास्ट मोमेंट पे ओनली PYQ, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और उसमें आपने स्टडी मटेरियल आपने देखा है, जो बुक्स आपको दिए हैं उस बुक से कुछ लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक यूज कर रहे हैं। कौन सा भी पब्लिकेशन का बुक यूज करो, सभी और पैटर्न सेम ही है, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट एंड PYQ। इस तरह से कौन सा भी बुक से आपने किया तो भी चलेगा, बट एट द एंड मैथ्स में प्रैक्टिस मस्ट है। जो प्रैक्टिस करेगा, जो टाइम पे वहाँ पे खेलेगा, उससे ही है। आप देख रहे हैं IPL मैचेस, कितना भी खिलाड़ी के नाम, कितना भी रिकॉर्ड अच्छा रहने दो, जैसे आपने देखा पिछले मैच में एक न्यू कमर्स नहीं, जिसका बहुत सूर्यराज करके जो है, उसने देखा एक मैच 2 मैच में 0 पे गया है, बट एक मैच में उसने कम समय में कम बॉल में ज़्यादा रन लाए। कौन सा दिन अपना है वो हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं जिस, तो ये आपका मैच क्या है, वो 90 मिनट्स का मैच है, उसमें आपने परफॉर्मेंस लाया तो ये आप लोग आपको 2 साल आपने बेस्ट किया ऐसा बोलेंगे। उस मैच में आपका स्कोर नहीं आया, सब आपको गालियां देने वाले कि 2 साल तूने पढ़ाई नहीं किया। तो ये मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 90 मिनट्स का खेल, और वो 90 मिनट्स में आपको बैलेंस रखना है कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। नहीं तो ये नहीं बोलना है सर मैं उस 90 मिनट्स में मुझे तो कन्फ्यूजन हो गया, मेरे को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं, ये सब निगेटिव माइंडसेट लेके जाना नहीं है। जो मैं कुछ करूंगा मेरे 100% दूंगा। कुछ लोगों का पढ़ाई कम रहता है बट उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे रहता है कि 90 ने 100% लाने वाला, वो कॉन्फिडेंस की वजह से उनको पेपर और इजी जाता है। कुछ लोगों ने इतना पढ़ाई किया है बट लास्ट मिनट तक टेंशन, उसकी वजह से आप मार्क्स कम हो जाते हैं। तो लास्ट मिनट तक लड़ते रहना है, अपना बेस्ट रिजल्ट आएगा ही। मेहनत आप इतनी कर रहे हैं, कुछ लोग सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक MCQ इधर ही क्लास में बैठ के कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने से रिजल्ट उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है।
इस तरह से हम क्रैश कोर्स लेते हैं। ओके, इस सेशन में मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। थैंक यू।